आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आपको एक कंटेंट को रीड करते हुए हर चैप्टर के कंटेंट के टाइम पे आपको एक न्यू थॉट प्रोसेस से काम करना है। और वो न्यू थॉट प्रोसेस क्या है इस चैप्टर के लिए, वो ये है कि यहाँ पर जब हम कंटेंट को रीड करेंगे, हमें इशू को समझना है, फैक्ट को समझना है, एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट को समझना है, और उसके बाद हमें एक इम्प्लाइड वैल्यू को ढूंढना है। आपको पूरे चैप्टर में जब भी आप कोई भी इशू पढ़ रहे हो, फैक्ट पढ़ रहे हो या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है करते हुए कि यहाँ से इम्प्लाइड वैल्यू आपकी क्या निकल रही है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे कि ये चीज़ समझ आएगी आपको। जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एज ऑफ महाजन पद से। जब आप एज ऑफ महाजन पद से इसको स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि बात की गई है कि 600 बीसी में कैसे आज की डेट में एक इंडिया के अंदर सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। और ये सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में हमने फोर्टिफाइड सिटीज का क्रिएशन देखा। और ये जो फोर्टिफाइड सिटीज का क्रिएशन था, ये चाहे फॉर दैट मैटर राजगृह में हो, कौशाम्बी हो, इन स्थानों में तो देखा ही देखा, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा इस पीरियड में। आप पढ़ोगे कि जो पाली टेक्स्ट्स हैं वो फर्स्ट एक लिटरेरी एविडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कॉइनेज को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंटली कॉइनेज। और यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है निष्काम के बारे में, जो कि एक गोल्ड कॉइन था। आप देखोगे कि कैसे एक यहाँ पर डिटेल्ड लेवल पर चर्चा की गई है सतमान के बारे में, जो कि एक स्टैम्प्ड सिल्वर कॉइन था। इसी तरीके से यहाँ पर बात की गई है अर्धकनी की। अर्धककनी जो है, ये एक प्रकार का आप देखोगे कि स्मॉल कॉपर कॉइन था। अब ये सारी चीजें जब आप चैप्टर में पढ़ रहे हो, इससे बेसिकली यहाँ पर क्या एक इम्प्लाइड वैल्यू निकल रही है, क्वेश्चन ये उठता है। तो जो इम्प्लाइड वैल्यू निकल रही है वो ये है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिबेट से ये समझ आता है कि कैसे सोसाइटी में एक कमर्शियल फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। कैसे सोसाइटी में कमर्शियल फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि आप अगर इस चीज को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कॉइनेज का सिग्निफाई करता है कि सोसाइटी में कमर्शियल लेवल पर इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है। ये दूसरा रिप्रेजेंट ये करता है कि कैसे आज की डेट में जो अर्लियर टाइम्स में हम जब बात करते थे न्यूमिस्मैटिक्स की यानी कि कॉइन्स की, तो कॉइन्स कैसे बेसिकली वैदिक पीरियड में ऑर्नामेंटल होते थे, जो हमने चर्चा भी करी हुई है, और कैसे वो आज की डेट में बन गए महाजन पद के टाइम पर एक न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। तो हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट चैप्टर बेटा। और सिर्फ ये नहीं, इनफैक्ट आज वाला चैप्टर और अगले 2 दिन के चैप्टरों में आपको यही काम करना है। आज सीखोगे तो अगले 2 दिन अप्लाई भी कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे अभी तक हमारा फोकस ये रहता था चैप्टरों में पढ़ने का कि भाई ठीक है, हमने कुछ पॉइंट पढ़ा और पॉइंट को विजुअलाइज किया कि उसका इम्पोर्टेंस क्या होगा आज की डेट में, कैसे वो इंटरलिंक्ड होगा एटसेट्रा। अगर हम अभी तक इंटरलिंकेजेस पे फोकस कर रहे थे, जिसमें हम एक सब्जेक्ट से निकलकर दूसरे सब्जेक्ट के दायरे में जा रहे थे,
अब हमें वो काम नहीं करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो है इसको पढ़ने का नजरिया अलग है। ये वाले पार्ट ऑफ हिस्ट्री को पढ़ने का नजरिया है कि जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं उसका डेप्थ समझना। आप फर्क समझ रहे हो जी मेरी चीज को? बेटा मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपके यही 15 डे वाले कोर्स के पेज पे मैंने पूरे साल का कैलेंडर डाला हुआ है, क्लास के बाद एक बार देख लेना उसको, कि पूरे साल हमने कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, कौन से महीने में क्या सब्जेक्ट होगा, पूरा प्लान्ड कैलेंडर है वो। पर इशू क्या है सर, हर सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट अलग है। वो टाइम टेबल जो मैंने बना के दिया, उस टाइम टेबल से आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। पर इशू क्या है सर, एवरी सब्जेक्ट हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, और विद इन द सब्जेक्ट ऑल्सो द रिक्वायरमेंट चेंजेस। अभी आप देखो कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एक चैप्टर था जिसमें हमने सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। स्टोन एज वाले चैप्टर में हमने चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करी। अब हम जो है चेंज यहाँ पर फिर ये लेकर आए कि हमने इंटरलिंकेजेस पे एम्फोसिस किया, और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चैप्टर के अंदर की ही डेप्थ को लेके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, विद इन द सब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो कि 3 टाइप का वेरिएशन है, हर सब्जेक्ट में फिर कितने टाइप के वेरिएशन होंगे? प्रिपरेशन में कमी हमेशा इसी रीजन से रहती है। प्रिपरेशन में जो लोग हैं वो इसीलिए नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है सर, कि आपने हर सब्जेक्ट को मैकेनिकली एक ही तरीके से पढ़ा है, इसीलिए प्रोसेसिंग जीरो होती है सर। तो ये वाले पॉइंट को आज समझो सर। इस वाले पॉइंट में आप कहीं ना कहीं अपने आप को पुश कर पा रहे हो इंटरलिंकेजेस पे, बट विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ वाला पॉइंट ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी सर। अब देखिए दूसरी चीज, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब हम यहाँ पर, आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप एक चीज देखोगे कि भाई जो किंगडम्स थे, जो महाजन पद में आए, वो 2 प्रकार के थे। उनमें एक थी मोनार्की, और एक थे यहाँ पर ओलिगार्कीस, जिनको हम कहते हैं गण संघ। 2 प्रकार के सिस्टम्स थे यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर ये देखोगे कि जो पूरी की पूरी गंगा वैली है, उसमें हम देखते हैं हेरिडिटरी मोनार्क्स। विज जो यहाँ पर हिमालयन फुटहिल्स वाला एरिया है, उन फुटहिल्स के एरियाज में आप जोग्राफिकली स्पीकिंग देखोगे यहाँ पर गनसंग्स। इसका इम्प्लीकेशन यहाँ पर अब इम्प्लाइड वैल्यू के पर्सपेक्टिव से क्या निकल रहा है? वो ये निकल रहा है कि महाजन पद जो थे, उन महाजन पद के दौरान हमने एक इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म देखा। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर महाजन पद में अगर एक जगह पर मोनार्की और दूसरी जगह पर यदि ओलिगार्की थी तो उससे एक चीज तो तय है, और वो चीज तय ये है कि इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि जो अर्ली पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, ये अर्ली पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं ये एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी रखते थे, एक प्रकार से यहाँ पर डेलिबरेशन भी होती थी। गणसंघ के अंदर यही होता था सर, क्योंकि गणसंघ क्या होते थे, वो एक प्रकार के यहाँ पर कलेक्टिव असेंबलीज होती थी, और इन कलेक्टिव असेंबलीज में पहली बात चर्चा होती थी। अच्छा, मोनार्की को भी हम लोग जनरली एक टॉप डाउन स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक राजा है और राजा ही हर चीज कर रहा है, पर सर राजा इज ऑलवेज एडेड बाय अ काउंसिल। वो राजा चाहे सारे डिसीजन लोगों से संपर्क करके साध के ना ले, पर राजा के पास कुछ काउंसल्स होते थे सर, एंड दोज काउंसल्स वर नन अदर बट उस टाइम पे बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट्स,
जो राजा को एडवाइस करते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम वाज बेसिकली नॉट समथिंग कॉल्ड एज अ मोनोलिथिक ब्लॉक। ये पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? ये इम्प्लाइड वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी सोच के यहाँ पर सर। नाउ वी आर डेल्विंग डीप इनटू द सब्जेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द सेकंड एग्जांपल आई एम गिविंग यू। वी आर डेल्विंग डीप इनटू द सब्जेक्ट। कि जब आप पढ़ रहे हो महाजनपद, और आज मैं बता रहा हूँ, आप सभी ने, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ कि जिसने ये वर्ड महाजनपद नहीं सुना होगा। और कई ऐसे हैं जिन्होंने महाजनपद में मोनार्की प्लस ओलिगार्की घनसंघ सब पढ़े होंगे। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उसके बावजूद भी दोनों कैटेगरीज में आप देखो एक प्रॉब्लम आती है। हमने इतना पढ़ के छोड़ दिया लेकिन इसके बियॉन्ड ये एनालिसिस कभी नहीं किया कि इंडिया के अर्लीस्ट पॉलिटिकल सिस्टम्स में एक इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म था, कि यहाँ पर हमारे पास डाइवर्सिटी थी। और आज जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में, सोसाइटी में डाइवर्सिटी की बात करते हो, या जनरल इन इंडिया के केस में डाइवर्सिटी की बात करते हो, आप कभी महाजन पद का मेंशन ही नहीं करते। अब मैं आपको ये पॉइंट फिर बोलूंगा बच्चे, यहाँ पर ये देखो, ये जो डेप्थ वाला पॉइंट है ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि आगे जाकर यही चीज आपको एसए के लिए कंटेंट दिलवाएगा। अगस्त सितंबर से एसए का प्रोग्राम चालू करेंगे सर, सितंबर में मैंने इसीलिए रखा है उसको। कम से कम तब तक दो तीन सब्जेक्ट पढ़ बैठोगे, थोड़ी सी डेप्थ तो होगी समझने की। एसए को 4 महीने लगते हैं प्रिपेयर करने में, क्योंकि एसए में सिर्फ गेम स्ट्रक्चर का नहीं है कि क्या लिखना है, सोच डेवलप करने का काम है उसमें। तो ये चीज को समझो। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, कि इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म है। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ सर, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एसए के लिए हमें अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आज मैं आपको एक फैक्ट क्लियर कर रहा हूँ सर, जिसने पूरे सब्जेक्ट्स को जीएस के इन डेप्थ पढ़ लिया, ये लेवल ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू एनालिसिस कर लिया, अबिलिटी ऑफ इंटरलिंकेज डेवलपमेंट कर ली, उसको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। उसको सिर्फ माइंड में एक ऐसा मैप रखना है कि जहां पर उसकी चीजें हमेशा फ्लूइडिक तरीके से अवेलेबल है। पर वो अवेलेबल होंगी तब बेटा जब आपने ये थॉट प्रोसेस से पूरी प्रिपरेशन ड्राइव करी है। पूरी प्रिपरेशन अगर आपने सिर्फ मैकेनिकल तरीके से करी है कि सुबह उठे क्लासे लगाई कंटेंट पढ़ा भूल गए भाग गए, नहीं होगा गेम सर। यू हैव टू स्टार्ट डीप, गोइंग डीप इनसाइड द सब्जेक्ट। मुझे बताइए आप लोग, लेट इट बी एन ऑनेस्ट क्वेश्चन हियर, कितने लोगों ने ये जब घनसंघ के बारे में यहाँ पर आप सभी ने आज तक पढ़ा होगा कि आपने इसको इस नजरिए से देखा है कि घनसंघ रिप्रेजेंट्स एन इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म? नहीं पढ़ा सर। उसका रीजन पता है क्या है? गलती आपकी नहीं है बेटा। गलती आपकी इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये किताबों में इस लेवल की तरीके से एनालिसिस लिखा नहीं होता है। किताब का काम है बच्चे फैक्ट देना। मैंने इसीलिए आपको क्या बोला था डे वन ऑफ द मेंटरशिप पे? आपको याद है डे वन पे मैंने कहा था कि मैंने आपको कंटेंट दे दिया, और आज फिर बोल रहा हूँ बेटा फ्री कंटेंट है। सब लड़के 99% जो इसको डाउनलोड करके पढ़ेंगे वो फेल होंगे, क्योंकि ना अकाउंटेबिलिटी है प्रिपरेशन में, और ना ही वो एबिलिटी टू डेवलप डेप्थ है। आप लोगों में से बहुत सारों की अकाउंटेबिलिटी चल रही है, वो समझते हैं क्या बात है अकाउंटेबिलिटी की। लेकिन जिन लोगों को ना अकाउंटेबिलिटी है, जो ना अपने दिमाग को इस तरीके से प्रेशराइज करेंगे, वो नहीं सीख पाएंगे बेटा। जितने मर्जी नोट्स दे दो उनको, आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, क्योंकि सारा गेम सोच का है सर, फैक्ट का नहीं है। ये चीज क्लियर हुई सर इस नजरिए से? अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ सर। हम बात करते हैं आगे जाकर राइज ऑफ मगध की। आप चैप्टर के और जब आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि चैप्टर में राइज ऑफ मगध के बारे में चर्चा की गई है सर। मगध के केस में आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये देखोगे कि मगध जो है उसने एब्सोलूट सुप्रीमेसी अचीव करी। जब उसने एब्सोलूट सुप्रीमेसी अचीव करी उसके लिए उसने नेचुरल एसेट्स का प्रयोग किया। ये जो नेचुरल एसेट्स थे इसमें अलूवियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एक फैक्टर था, आयरन की अवेलेबिलिटी दूसरा फैक्टर था, वाइल्ड एलिफेंट्स
एक तीसरा फैक्टर था। ये फैक्ट्स आप किताब में पढ़ोगे बेटा, ये फैक्ट्स आप किताब में पढ़ोगे। लेकिन मैं फिर अब आपसे अगर पूछूं यहाँ पर कि भैया क्या इम्प्लाइड वैल्यू इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से यहाँ पर हमारी बनती है, आप देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर मगध ने राइज करा, इससे इम्प्लाइड वैल्यू ये नंबर वन निकलती है कि सर मगध बेसिकली वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरनल सुपर पावर। और जो ये इंटरनल सुपर पावर यहाँ पर बना, इसके बनने के पीछे अगर मैं ये दो शब्द का प्रयोग करूं कि देर वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटीरियलिस्टिक प्लस ह्यूमन ड्राइवर्स ऑफ इंपीरियल कंसोलिडेशन, तो ये चीज आपको समझ आई। मटीरियलिस्टिक एंड ह्यूमन ड्राइवर्स। आदमी सारा टाइम सिर्फ इसी चीज में सोचता रह जाएगा दिमाग लगा के कि नहीं जी, मगध मगध के पास तो नदी थी, नदी के साथ वहां पे आयरन था, तो चलो जी, नेचुरल रिसोर्स के बेसिस पे वो बन गया। सर ये होती है जीरो थिंकिंग। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर दिमाग पे स्ट्रेस डाला ही। ये तो कोई भी बन के निकाल सकता है। पर सबसे बड़ा इशू क्या है सर, मगध को फर्स्ट इंटरनल सुपर पावर के नजरिए से देखना, मगध में देखना कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन ड्राइवर था। अब क्वेश्चन है कि इसमें ह्यूमन ड्राइवर क्या था। सर ह्यूमन ड्राइवर था यहाँ पर पूरी की पूरी हर्यांक डायनेस्टी। हर्यांक डायनेस्टी के तीन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, बिंबिसारा, अजात शत्रु, उन लोगों का पूरा यहाँ पर एक थॉट प्रोसेस, उस थॉट प्रोसेस के बेसिस पे उन्होंने कैसे मटीरियलिज्म का यूज किया, कैसे हर्यांक डायनेस्टी ने एक विजन के तहत मगध को एक सुपर पावर बनाया। और यहाँ पर अब आप वो फैक्ट्स पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे बिंबिसार के बारे में, आप पढ़ोगे जब अजात शत्रु के बारे में, आप पढ़ोगे इन दोनों के केसेस में कि कैसे इन लोगों ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस का भी प्रयोग किया। आप लोग मैट्रिमोनियल अलायंसेस का इस पार्ट में जब स्टडी करते हो, आप उसको सिर्फ मैकेनिकली पढ़ के छोड़ देते। उसने अपनी बेटी इसके साथ विवाह दी, उसने ये विवाह कर लिया, उसने वो विवाह कर लिया। अरे भैया थोड़ा तो दिमाग लगाओ, वो क्या इंप्लाई कर रहा है भाई। सिर्फ उठ के वो फैक्ट्स लिख लिए, लिख लेने से क्या होगा सर। आप आज बात कर रहे हो कि इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर के एम्बिशन पे है। आप बात कर रहे हो कि इंडिया को सुपर पावर बनना है। सर इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए इंडिया को किसी इंटरनेशनल कंट्री का कंपैरिजन नहीं लेना। अब मैं फिर अगर चर्चा उस नजरिए से करके आपको अगर लेट से एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए थी। आप एसए में अब देखो 99% एसए के लिए आपके कॉम्पिटिटर लिखेंगे कि इंडिया को जो है चाइना से ये सीखना चाहिए, यूएस से ये सीखना चाहिए, यूरोप से ये सीखना चाहिए। सर एग्जामिनर ये सबको काट के जीरो देगा। उसको नहीं है इंटरेस्ट ये सब सुनने में। ये बकेती है भाई। उसको सुनना है ये कि हमारे पास इंटरनल टेम्पलेट था। अब आप सोचो, आपके आंसर में आया कि नहीं सर हमारे पास मगध एक समय पर इंडिया का इंटरनल सुपर पावर था। सुपर पावर होने के लिए मिनरल का गेम खेला, सुपर पावर होने के लिए वाइल्ड एलिमेंट्स का प्रयोग करके उसने मिलिट्री में एक शॉक टैक्टिक दिया। यहाँ पर उसने इस प्रकार से ह्यूमन ड्राइवर्स का प्रयोग किया और इकोनॉमी उसने अग्रेसिवली स्ट्रांग करी। यानी कि कोई कंट्री जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और मिलिट्री स्ट्रांग है, इकोनॉमी प्लस मिलिट्री प्लस उसके पास एक विजन है यहाँ पर, वो कंट्री ऑटोमेटिकली सुपर पावर बन सकती है। हरियांक डायनेस्टी ऑफ इंडिया वाज दैट टेम्पलेट। अब आप सोचो कि ये लिखने के टाइम पे विजा विज वो बकबक करने के लिए कि सर चाइना से ये सीखो, फलाना यूएस से ये सीखो, विच वन डू यू थिंक योर सेल्फ, कॉमन सेंस से बताओ कि एग्जामिनर विल प्रेफर मोर। ऑब्वियसली एन इंटरनल एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। पर क्वेश्चन इज कि सर ये पहली बात तो ऐसे में आएगा तब जब आपने इसको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अपनी प्रिपरेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया है। ये आएगा तब जब आपने ये प्रकार की सोच को अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया है।
मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, आप चीज को समझ लो। अभी जून का महीना है, ये टाइम है ये थॉट प्रोसेस डेवलप करने का। जिसने किया वो अगले साल इसका रिजल्ट देखेगा। अभी आप देखो, मेजोरिटी आपके जो कॉम्पिटिटर एस्पिरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बैठ गए हैं बुक्स लेके, हो गए हैं शुरू वो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी क्लासें लग रही हैं रोज की, और ब्लाइंडली बैठ के क्लासों में बस लगे हैं टाइम पास करने में। सोच डेवलप ही नहीं हो रही, और फिर सडनली कहेंगे 4 महीने बाद नवंबर में, यार अब मैं ना एक एसए का कोर्स ज्वाइन करने जा रहा हूँ। कर ले भाई। एसए में क्या करेगा, वो आएगा एक चमूरा आपके सामने, वो आपको 4 क्लासें लेगा, उसमें पहले वो स्ट्रक्चर बताएगा, फिर स्ट्रक्चर के बाद 4 क्लासें लेके आपको वो प्री डिफाइंड कंटेंट रटवा देगा, फिर 2 एसए लिखवा देगा और बोलेगा चलो हो गया जी एसए। आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो गई, एसए कर लिया, जीरो है सर। 250 नंबर का पेपर है ये, सारा गेम इस पे है बेटा, एथिक्स पे और एसए पे। 500 नंबर ही हैं आपके जीएस में। जिसने खींच लिया, जिसने नहीं खींचा वो खुद ही खींच गया नीचे। डेप्थ डेवलप करनी है सर। आज इसीलिए ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। शुरू कर लो ये प्रकार की सोच। ये सोच अगर नहीं लाए तो कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर। आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि कैसे कौटिल्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य की उसने मदद करी, मदद करके कैसे उसने जो नंदा रूलर्स थे उनको रिमूव किया, रिमूव करके कैसे उसने जो है इंडिया के अंदर एक पूरा एम्पायर क्रिएट किया। यहाँ पर ये चीज, हर बंदा इस फैक्ट को पढ़ेगा, लेकिन इस फैक्ट को पढ़ने के बाद गेम सारा फिर वही है। इम्प्लाइड वैल्यू ये निकलती है कि कौटिल्य के टाइम पे इंडिया ने एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन देखा। आप सोच के देखो, आपने कभी इस नजरिए से इस चीज को सोचा है? पॉलिटिकल ट्रांजिशन ये था कि इंडिया जो अभी तक एक रीजनल किंगडम्स में बटी हुई थी, वो रीजनल किंगडम से निकलकर, वो रीजनल डोमिनेंस से निकलकर अब एक प्रकार से सब कॉन्टिनेंटल लेवल के जियोपॉलिटिकल सोवरेनिटी पे आ गई। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ये थॉट निकल रहा है दिमाग में? अभी तक नंदास, हरियांक डायनेस्टी, मगध, 16 महाजनपद, अलग अलग पैचेस ऑफ रीजन्स में अपनी अलग अलग इंटरनल छोटे छोटे पावर ब्लॉक्स थे वो सारे। लेकिन वहां से निकलकर इंडिया, मौर्य के टाइम पर क्या हुआ सर? मौर्यन एम्पायर क्या एम्पायर है? एक ऐसा एम्पायर है मौर्यन एम्पायर, जिस एम्पायर में एक सब कॉन्टिनेंटल लेवल पर एक जियोपॉलिटिकल सोवरेनिटी देखने को मिली। और ये सब कॉन्टिनेंटल लेवल पर जो जियोपॉलिटिकल सोवरेनिटी थी, इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया मौर्यन एम्पायर ने? इसने इंडिया के पूरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सेफगार्ड किया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी कि अपना पंजाब पाकिस्तान वाला पूरा रीजन, उसको पूरा सेफगार्ड किया। सेफगार्ड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली फॉरेन इन्वेडर्स आते थे, और ये जो फॉरेन इन्वेडर्स आते थे जिसको हमने यहाँ पर सबसे पहले सेफगार्ड किया, उससे हमारी पूरी इंटरनल जियोपॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है वो स्टेबल रही। अब ये फर्क चीज को समझने की कोशिश करो सर। हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी में हम हमेशा ये चर्चा करते हैं कि भाई सर, पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। हम कहते हैं पाकिस्तान इज अ फर्स्ट फ्रंट। आज की डेट में हम इसको कहते हैं हाइब्रिड फ्रंट। पढ़ेंगे क्यों इस बार हमने ये चेंज किया इसको, इस बार सिक्योरिटी इश्यूज की क्लास में। हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है, जब तक ये प्रॉब्लम टैकल नहीं होगी तब तक इंडिया का इंटरनल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। वो ग्रोथ क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सर, जब जब पाकिस्तान आपके साथ टेररिज्म करेगा, टेररिज्म करके आपको ब्लीड करेगा, आपके रिसोर्सेज यहाँ पर वेस्ट होंगे इसको टैकल करने में। दैट मीन्स योर इंटायर इंटरनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज कंटिंजेंट अपॉन योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर।
एंड हु अंडरस्टूड इट फॉर द फर्स्ट टाइम? कौटिल्य। हु अंडरस्टूड इट फॉर द फर्स्ट टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप सोचो ये इंसाइट को यहां पर यूज करने से आपके आंसर की क्या वैल्यू होगी सर? चीज को समझ रहे हो आप सर? सो व्हाट इज द पॉइंट हियर? द पॉइंट इज वेरी क्लियर बॉस। द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि आपको ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना ही पड़ेगा। देर इज नो अदर वे। फिर आप देखो यहाँ पर मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूँ सर। हम बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में आप अलग अलग प्रकार के ऑफिसर्स पढ़ोगे। यहाँ पर पढ़ोगे राजू का, यहाँ पर पढ़ोगे इसके साथ साथ युक्ताज, ये सब चीजें आप पढ़ोगे यहाँ पर कि उसने किस प्रकार से बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे थे। अलग अलग प्रकार से उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर क्रिएट कर रखी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव टीयर क्रिएट कर रखा था। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव टीयर जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चलता था। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है सर इसमें? इसमें इम्प्लाइड वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या निकलती है? हमारे यहाँ पर इम्प्लाइड वैल्यू ये निकलती है इससे सबसे इम्पोर्टेंटली कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे इंडिया ने विटनेस किया एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कंप्लीट ब्यूरोक्रेटिक पेनिट्रेशन। और ये जो कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेटिक पेनिट्रेशन था, जिसमें कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स थी। और वो सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देखोगे कि कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन अलग थे। इस नजरिए से पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला। ब्यूरोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना और इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर लाना, ये दो वैल्यूज हैं। अब आप देखो कितनी शर्मनाक बात है कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, और पॉलिटी आप देखना आपके टाइम टेबल पे भी मैंने क्यों थोड़ा आगे रखी है, क्योंकि ये सारी चीजें जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक सर पॉलिटी विल नॉट मेक सेंस टू यू। और सोचो उन व्यक्तियों का जो मूर्ख इस मोमेंट पे बैठ के पूरी 2027 की तैयारी पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो अकल से। क्योंकि वो बैठ के फिर पॉलिटी के फैक्ट्स को अब सिर्फ केवल रटेंगे, थॉट प्रोसेस तो होगा ही नहीं। आप कहते हो पॉलिटी में कि सर सेपरेशन ऑफ पावर, इसका राइज जो है मॉडर्न टाइम्स में हुआ, और इसमें एक फ्रेंच फिलोसोफर जो है मॉन्टेस्क्यू, उसने किया। मॉन्टेस्क्यू पढ़ते हो सेपरेशन ऑफ पावर में? सर सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने दी, सबसे पहले मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, सबसे पहले मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन ने। फिर आप देखो पार्लियामेंट के चैप्टर में पॉलिटी में आप पढ़ते हो कि पार्लियामेंट जो है उसमें हम पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी टूल्स। फिर हम ये कहते हैं कि ये सारे अकाउंटेबिलिटी टूल्स हमने ब्रिटिश टाइम्स के और ब्रिटिश टेम्पलेट से प्रैक्टिस उठाई है। ये गलत। सारी अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ये सेपरेशन ऑफ पावर में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट करके दी। इस नजरिए से सोच को बनाओ बेटा, इस नजरिए से सोच को बनाओ, मैं बोल रहा हूं आपको। क्या निकला आज पूरे डिस्कशन से आपका निचोड़ सर? क्या निकला ये डिस्कशन से जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए सर? यू हैव टू डाइव डीप विद इन द सब्जेक्ट नाउ। आज अपने ब्रेन को रीओरिएंट करो। अभी तक आप इंटरलिंकेजेस कर रहे थे। इंटरलिंकेजेस की दुनिया अलग है सर, इम्प्लाइड वैल्यू की दुनिया अलग है। इम्प्लाइड वैल्यू की दुनिया अलग है। इस पे फोकस कीजिए, इस नजरिए से सोच को बनाइए। बनानी पड़ेगी, देर इज नो अल्टरनेटिव बॉस, देर इज नो अल्टरनेटिव। समझ में आई चीज सर? बेटा एफर्ट तो लगेगा, करना भी पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम निकालना है। समझ में आई जी इस चीज को?
क्लियर हुआ है ये सबको जी? लग जाओ अब अग्रेसिवली करने में इसको। हो जाओ शुरू। आज करंट की क्लास नहीं है, कल से है। ठीक है जी।